जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं। नमस्कार, मैं शेखर मिलान। साहित्य के बाद के इस एपिसोड में आप सभी साहित्य प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं बताऊंगा आपको एक ऐसे अमर शख्स के बारे में जिनकी कविताओं की धार तलवारों से भी धारदार थी, जिनके ओज कवित्व से सत्ता के व्यापारी थर्राते थे। कुछ ऐसे थे हमारे प्यारे कवि बाबा नागार्जुन। इस साहित्य ने कविता खंड में ऐसे दो आलोचक कवियों को गढ़ा जो सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोगों से बेहिचक सवाल किया करते थे। उनमें पहला नाम तो आता है अमर कवि कबीर का और दूसरा स्वयं निडर नागार्जुन का। बिहार की मिट्टी से निकलने वाले यादुती कवि जिनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था, गांव के लोग इन्हें ठक्कर मिश्रा भी कहते थे। एक रोचक तथ्य ये भी है कि बाबा नागार्जुन राहुल शांतिदायन को एक बार पढ़ रहे थे और जिस उपन्यास को ये पढ़ रहे थे उसकी मूल भाषा पाली थी, तो इन्होंने ठाना कि मुझे भी अब पाली सीखनी है। अब भारत में इन्हें पाली की शिक्षा कौन दे, तो ये निकल गए श्रीलंका बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने। इनकी प्रखरता इतनी तेज थी कि वहाँ बौद्ध भिक्षुओं के साथ रहकर यह उन्हें ही दीक्षित करने लग गया। जिनके कामकाज पर प्रकाश डाले तो उनकी पहली नियुक्ति 1935 में बिहार के एक जिले में अध्यापक के रूप में हुई थी। किन्हीं कारणों जहां उनका मन ना लगा तो उसे उन्होंने छोड़ दिया। बाबा नागार्जुन स्वभाव से बेहद ही मस्त मौले, फक्कड़, बेबाक बोलने वाले सरल और ईमानदार इंसान थे। उनकी शादी भी बड़ी दिलचस्प रही थी। कहा तो यह जाता है कि बाबा नागार्जुन अपने मौसी के घर मेले पर घूमने गए थे, जहां उनके पिताजी ने उनके लिए लड़की देखी और बात पक्की हो गई। फिर क्या था, बाबा नागार्जुन को जब ये बात पता चली तो वो बहुत चक्के हो गए। अब वो क्या बोलें, हाँ बोले या ना बोलें, इसी कसकस में उन्होंने हाँ बोलना ठीक समझा। ये बात तब की है जब अंग्रेजों के भारी जुल्म से भारत की धरती कहरा रही थी। किसानों की पीड़ा कोई नई नहीं थी, अंग्रेजी हुकूमत में यह बद से बदतर हो गई थी। बाबा नागार्जुन ने सब कुछ छोड़कर किसान आंदोलन में जुड़ गए और जिसके फलस्वरूप इन्हें जेल की यात्रा पर जाना पड़ा। हजारीबाग जेल में पहुंचकर उन्हें जन आंदोलन के नेता जेपी नारायण मिले और फिर भारत जोड़ो आंदोलन में बाबा नागार्जुन ने अपनी अहम भूमिका प्रस्तुत की। बाबा एक पृथक सोच के कवि थे। नागार्जुन अपनी बात कहने में डरा नहीं करते थे, ना ही संकोच किया करते थे कि सामने वाला उनकी इस बातों पर क्या सोचेगा। तभी तो वो जनता जनार्दन के अमिट आवाज हैं। उस समय की सरकार पंडित नेहरू की थी। बाबा उनकी नीतियों और काम के तरीके से बेहद नाखुश थे, जिस पर वो लिखते हैं, वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी की समाधि पर झुक झुक फूल चढ़ाते हैं। भू कुशासन व्यवस्था के खिलाफ बाबा नागार्जुन एक स्वर में लड़ते आ रहे थे। कवि की वास्तविक शक्ति क्या होती है, इससे लोगों को अवगत कराया, जिससे सत्ताधारी पक्ष उनसे खफा हो चले थे। कुशासन और सरकार के दमनकारी नीतियों पर वह वार करते लिखते हैं कि रोजी रोटी की बातें जो भी मुंह पर लाएगा, निश्चय ही वह कम्युनिस्ट कहलाएगा, निश्चय ही वह कम्युनिस्ट कहलाएगा। सरकारें आती थी जाती थी, पर सत्ता परिवर्तन पर नागार्जुन को ये लगता था कि अब कोई आएगा जो गरीबों और वंचितों की हित की बात करेगा, उनकी बात सुनेगा, उनका उद्धार करेगा। पर धीरे धीरे उनकी यह अभिलाषा धूमिल होने लगी, जिस पर तंग आकर वह लिखते हैं कि री हो गई चाँप कर कंकालों की हुक, नम्मे विपुल विराट सी शासन की बंदूक, उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। बाबा नागार्जुन ने जो भी पढ़ा वह अपने अनुभव और जीवन से पढ़ा, फिर उसी के सहारे कविता को गढ़ दिया। बाबा नागार्जुन को कई भाषाओं का ज्ञान था। उनमें कुछ विशेषता थी, पाली, बंगला, हिंदी, मैथिली। मैथिली में यह रचना भी करते थे, जिसमें वह यात्री नाम का उपयोग किया करते थे। कुछ समय बीता और फिर एक बार सत्ता का परिवर्तन होता है और भारतीय राजनीति में एक नया चेहरा उभर कर आता है, जिसे लोग आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। इंदिरा जी से कुछ उम्मीद फिर देखी बाबा नागार्जुन को, पर उनकी शासन व्यवस्था इतनी कठोर हो गई कि देश में 1975 को आपातकाल घोषित कर दिया गया। यह देखकर बाबा कहाँ चुप रहने वाले थे और उन्होंने इंदिरा जी पर तंज कसते हुए लिखा कि
क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को। इंदू जी क्या हुआ आपको, बेटे को तार दिया बोर दिया बाप को। क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको। आज़ाद भारत ने जिस विकास के सपने को देखा था उसे अलोकतांत्रिक गतिविधियों ने तोड़ कर रख दिया। खस्ताहाल व्यवस्थाओं ने लोकतंत्र को दीमक की तरह खोखला कर दिया, जो अब नागार्जुन से आसानी हो गया था, पर कलम की धार निरंतर चलती ही रही। शून्यवाद के शिखर पर विराजमान बाबा नागार्जुन को गरीब की रोटी और छत की परवाह रहती थी। यहाँ तक कि उनकी खुद की स्थिति भी इतनी दयनीय थी कि अस्थमा के इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। का यह भी मानना था कि आम आदमी को सुख चैन की रोटी जहाँ से मिले वो पंथ सही है। यह तो समाज का दुर्भाग्य है कि जीते जी सच्चे कवियों को वह सम्मान प्राप्त नहीं हो पाता जिसके लिए वह वास्तविक हकदार के अधिकारी होते हैं। कुछ आलोचक बुद्धिजीवियों ने बाबा नागार्जुन को यह कहा है कि वह एक सिद्धांत पर कायम नहीं रहते थे। दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ कि कोई कायम कैसे रहे जब देश में इतने मसले हो रहे थे, गरीब और किसान परेशान हो रहा था, लोग भूख से बिलख रहे थे। नागार्जुन को जिस विचारधारा में नई किरण दिखाई दी वह उधर मुड़ गए। अब वो विचारधारा कम्युनिस्ट की हो या राष्ट्रवाद की। मैं आप लोग के साथ उनके द्वारा लिखी हुई अकाल पर एक कविता प्रस्तुत करता हूँ। आप सुनिए और इस बात पे सोचिए कि उस समय देश की स्थिति क्या थी। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की हालत रही सिसक। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौए ने खुजलाई पंखे कई दिनों के बाद। ययारी प्रकृति के अमर कवि नागार्जुन की शासन व्यवस्था के साथ वात्सल्य का भी अनुभव किया था। आप उनकी रचना लाल चूड़ियों को देखें तो समझ पाएंगे कि भारतीय समाज के नारी जीवन की बाल्यावस्था कैसी है, जो नागार्जुन की रचनात्मक कला का परिचय है। था 1998। बाबा नागार्जुन की उम्र अब 85 वर्ष से अधिक हो चली थी। हिंदी साहित्य का यह वीर क्रांतिकारी कवि अपनी कविताओं को जन जन को समर्पित कर स्वर सिधार गया। हिंदी साहित्य और यह समाज उनके कार्यों के लिए सदैव उनका आभारी रहेगा। बाबा नागार्जुन को पढ़ने के बाद हमारे में नई उमंग और जोश का प्रभाव होता है। बाबा नागार्जुन को उनकी मैथिली रचना पत्रहीन नग्नगाछ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। साथियों, आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम साझा करेंगे साहित्य के एक और अमरदूत की कहानी। बने रहिए। धन्यवाद।